नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जातीय जनगणना के सवाल पर सब लोगों को इस बात का इंतजार था कि केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक हुई है उसमें आखिरकार सामने क्या आता है। वहां आप जानते हैं कि जितने भी संगठन हैं जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं वो सब के सब अपने प्रतिनिधियों के जरिए मौजूद थे। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। आखिरी दिन आप जानते हैं वहां इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि आखिर कौन कौन सी बातें जिन पर सहमति बनी थी और जिनको कि प्रेस और मीडिया को बताया जाना था वो सामने लाई जाए। और संघ की तरफ से जो बातें कही गई उसमें एक बड़ा स्वाभाविक सवाल था जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ। जातीय जनगणना का मसला जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकट स्थिति खड़ी कर रखी है। वो हां कहते हुए दिखना चाहती है, ना कहते हुए करना चाहती है माफ करें, और सहयोगियों को भी साथ साथ डील करते हुए चलना चाहती है, जो खुले तौर पर कहते हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है। और ऐसे में संघ ने जो बात कही वहां से शुरू होती है वो कहानी जो आने वाले दिनों में तय करने वाली है कि आखिरकार कई राज्यों में जिस तरह का जो गुणागणित है उन राज्यों में होने क्या वाला है। संघ ने आज एक ऐसी लाइन कही है जो अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है। लिहाजा अब वो तमाम दल जो देख रहे थे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर क्या करती है, उन्हें थोड़े दिन और सोचना है और फिर तय कर लेना है अपनी लाइन। क्योंकि संघ इस पूरी बात को ऐसा लगता है दारोमदार भारतीय जनता पार्टी पर उसने छोड़ दिया है। आपको जैसे तय करना है करिए, क्योंकि इसमें क्लियर लाइन लेने की बात नहीं है। संघ ने कहा है कि यह जरूरी है, लेकिन अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो वो उचित नहीं है। अब इस तरह की बातें कह करके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संघ ने पूरी बात भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं वो तमाम लोग जो कि सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में केंद्र में, और जिनके दम पर राज्यों में राज्य सरकारें चल रही हैं सहयोगियों की। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है महाराष्ट्र में और बिहार में। महाराष्ट्र में तो आप जानते हैं असेंबली खत्म होने वाली है। बिहार में सरकार अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलती है, और इसके पहले वो चला करती थी नीतीश जी की सरकार तेजस्वी यानी कि आरजेडी के सहयोग से। और ऐसे में जाहिर है कि अगर कास्ट सेंसस एक मुद्दा है तो फिर सबसे ज़्यादा जो आंदोलित है राजनीति वो बिहार की है, क्योंकि जातीय जनगणना में विश्वास नीतीश कुमार का है, जातीय जनगणना में विश्वास आरजेडी का है, लालू प्रसाद यादव का है। जातीय जनगणना में विश्वास भारतीय जनता पार्टी का है या नहीं है यह अभी तय होना बाकी है। जातीय जनगणना में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। तो ऐसे में जातीय जनगणना एक गोलबंदी का आधार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में बन सकती है क्या? और इसी संभावना पर बहुत बारीक से लोगों की नज़र है, और कुछ घटनाक्रम हाल के दिनों में सामने आए हैं जो एक पैटर्न बना रहे हैं। आप बिंदुओं को जोड़ें तो रास्ता दिखाई पड़ता है। दो घटनाक्रम है जिसके बारे में आपसे आज बात करेंगे। ये जो दोनों घटनाक्रम है आपको कन्विंस करेंगे कि अगले कुछ महीने में कुछ बड़ा खेल बिहार की राजनीति में हो सकता है, क्योंकि ये मसला ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। हर राजनीतिक दल जो कि क्षेत्रीय स्तर पर ऑपरेट करता है वो जातियों का ही दल होता है। दरअसल जातियों का एक्सटेंशन बन गया है आज की तारीख में, जातियों का ही विस्तार बन गया है राजनीतिक दल। अमुक जाति की फला पॉलिटिकल पार्टी, अमुक जाति की फला पॉलिटिकल पार्टी, कुछ इस तरह से राजनीति हो रही है। ये सच्चाई है, गलत है, सही है, इस पर बाद में विवेचना करिए, लेकिन इस बात को महसूस कीजिए कि हो यही रहा है कि फला जाति की
एक पार्टी बन गई है। हिंदी पट्टी में तो खास तौर पर यही हो रहा है। तो ऐसे में जब क्षेत्रीय पार्टियों का आधार जो है वो जातीय गुणागणित है, तो जातीय जनगणना से दूर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कितने दिन तक किया जाए, क्योंकि ज्यादा दिन अगर किया जाता है तो फिर राजनीति प्रभावित होने लगेगी और सहयोग करते करते कहीं अपना डब्बा गुल ना हो जाए, यह खतरा तो है। लिहाजा जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में सबकी निगाहें उसी पार्टी पर, और वो तय करने में समय ले रहा है। वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कहाँ कहा है कि वो नहीं चाहती है जातीय जनगणना। वो तो चाहती है, लेकिन देर सबेर भारतीय जनता पार्टी को बड़े खुले तौर पर इस बात को कहना होगा। अभी महीने भर के बाद बताया यही जा रहा है कि जातीय जनगणना के प्रश्न पर तब तस्वीर साफ हो जाएगी जब देश में जनगणना शुरू हो जाएगी। आखिरकार जनगणना तो होनी ही है, क्योंकि जनगणना साल 2021 से लंबित है, साल 2024 चल रहा है, और अभी अगर शुरू होती है तो अगले 1.5 साल में खत्म भी होती है तो 2026 आ जाएगा। और 2026 आपको पता है परिसीमन होना है, सीटों का परिसीमन, यानी कि लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, वो बढ़ जाएंगी, और ऐसे में परिसीमन के पहले जातीय जनगणना हो जाए, माफ करें जनगणना हो जाए, ये सबकी जरूरत है। अब उस जनगणना में क्या जाति का कॉलम रहने वाला है, और वो अगले 1-1.5 महीने में तय होने वाला है। रहता है तो सब कुछ सामान्य चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो क्या उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे पटना में 1 सितंबर को, सीधे निशाने पर भारतीय जनता पार्टी। सरकार वहां चल रही है नीतीश कुमार की, सहयोगी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कभी नीतीश पर हमला करते हुए जोरदार तरीके से नहीं दिखे। जो भी हमला था भारतीय जनता पार्टी पर था। आखिर क्या बात है? क्या कोई संभावना बन रही है, या फिर भविष्य की संभावनाओं को संभाला जा रहा है? अब उन 2 घटनाओं की बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा था। पहली घटना सब लोगों ने देखा, बड़ा फेमस हुआ ये पूरा एपिसोड कि कैसे नीतीश कुमार के एक मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज, जो कि एनडीए का बड़ा कोर वोट बैंक माना जाता है बिहार में, उसके खिलाफ में 2-4 बातें कह दी। अशोक चौधरी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, और कोई भी बात उसकी बारीकियों को समझते हैं, बात की आत्मा क्या है इस बात को महसूस करके बोलते हैं, और कभी भी अपने बयानों में लटपटा गए हों ऐसा नहीं है। फिर इस तरह की बात जिसमें कि उन्होंने एक समाज को टारगेट पर लिया जो कि एनडीए का सदा से कोर वोटर है। आखिरकार अपने ही वोट बैंक को क्यों टारगेट पर लिया गया? मात्र इसीलिए कि एक पर्टिकुलर सीट पर, जहानाबाद की सीट पर उसने वोट नहीं किया, बस इसी बात पर। अरे पर्टिकुलर सीट पर नहीं किया, पर पूरे बिहार में 40 सीटें थीं, उस पर तो भूमिहार समाज ने एनडीए को ही वोट किया ना। और एक सीट जहानाबाद, वहां एक नेता है भूमिहार समाज के, वो सीट चाहते थे, नीतीश जी ने उनको टिकट नहीं दिया, अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले को टिकट दे दिया। भूमिहार समाज ने वोट उनको नहीं दिया, वो हार भी गए, और इस कारण से वो अपनी नाराजगी अशोक चौधरी दिखा रहे थे। लेकिन नाराजगी दिखाने का राजनीति में सिलसिला क्या है? पीछे की बात छोड़िए, आगे बढ़िए, यही तो नीति है ना। और अगर नाराजगी दिखानी भी होती है तो आप क्या करते हैं? बिना कुछ कहे अपनी नाराजगी जता देते हैं। मान लीजिए कि ये खुलकर के बोलते हुए जातियों के खिलाफ कितने नेताओं को हम लोगों ने सुना है आज तक, लेकिन बोला गया, अशोक चौधरी मंत्री नीतीश कुमार के, उनके द्वारा बोला गया, भूमिहार समाज के खिलाफ बोला गया कि अगर पिछड़ा वर्ग वोट देता है भूमिहार उम्मीदवारों को, तो भूमिहार लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया पिछड़े वर्ग को? अब देखिए, टारगेटिंग हो रही है अगर एक समाज की, तो पक्ष लिया जा रहा है दूसरे समाज का, पिछड़ा समाज का। हम खैरख्वाह हैं पिछड़े समाज के, ये बताने की भी पुरजोर कोशिश है। खबरों में वो जो स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा था वो खूब चल गया कि उन्होंने
भूमिहार समाज को टारगेट किया, क्योंकि भूमिहार समाज के लोग बाहर आ गए और वो भी राजनीतिक बयानबाजी करने लगे। लेकिन जो मिस हो गया वो ये बात थी कि जो पिछड़ा समाज था उसके लिए बोल रहे हैं अशोक चौधरी, किसके खिलाफ? भूमिहार समाज के खिलाफ, पिछड़ों के लिए बोल रहे हैं। ये पिछड़े जो कि जातीय जनगणना, ये पिछड़े जो कि मंडल कमीशन, सबके कोर में है। और ऐसी राजनीति जो कि पिछले 20 सालों से चल रही है, उसके धुरी पर पिछड़े हैं नीतीश कुमार के सबसे मजबूत अति पिछड़े जो वोट बैंक के तौर पर रिकॉग्नाइज होते हैं। तो एक तरफ जहां अटैक किया गया भूमिहार समाज पर, वहीं कंसोलिडेट किया गया पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को। और बहुत बारीकी से इस बात को करते हुए अशोक चौधरी निकल गए आगे। अब वहां से हटिए आप, क्योंकि देखिए इस बारे में पार्टी ने भी उनको कोई बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाई ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी बाहर आकर कुछ कह रहे हों ऐसी भी बात नहीं है। बस पार्टी की तरफ से एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आ गया, ये उनका अपना बयान है, हमने ऐसा नहीं कहा है। वो श्रवण कुमार उनके दूसरे सहयोगी कहकर निकल गए, नाराज होते दिखाई पड़े भूमिहार समाज के लोग, लेकिन मामला धीरे धीरे शांत हो गया। पर जो बात थी कि भूमिहार समाज के खिलाफ अति पिछड़ा के साथ है हम, ये संदेश देने में अशोक चौधरी सक्सेसफुल रहे ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की तरफ से उन्होंने संदेश अति पिछड़ा समाज को एक बार फिर दिया। अति पिछड़ा जो कि अमूमन रहता है नीतीश कुमार के साथ, उसको नीतीश कुमार के साथ बने रहने की एक और वजह दी। अब बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये तो पहली घटनाक्रम थी। अब दूसरी घटनाक्रम, केसी त्यागी। केसी त्यागी एक ऐसे नेता जो कि 70 के दशक से राजनीति में एक्टिव है, 70s से, और बहुत बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि जगजीवन राम अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो उसके पीछे केसी त्यागी, एक यंग केसी त्यागी ने किस तरह से, और वो कहानी अलग है, उनकी बेटे की कहानी जो कि अल्तो गत्वा जगजीवन राम पे भारी पड़ी और जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ये सब अपने आप में एक इतिहास का हिस्सा है। लेकिन केसी त्यागी तब के राजनीतिज्ञ हैं। मकसद कहने का ये है, वो लोकसभा चुनाव भी एक बार जीते हैं जब 1989 में वीपी सिंह के साथ थे। हर दल में करीब करीब रहे हैं, समाजवादी प्रखर कहलाते हैं और अपनी राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। आज की तारीख में भी अगर मान लीजिए सक्रिय हैं, 40-50 साल की राजनीति, तो मानना तो पड़ेगा ही गूढ़ समझ है। और ऐसे में वो लगातार मुख्य प्रवक्ता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अपनी बातें कह रहे थे। वो सरकार के खिलाफ बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि लैटरल एंट्री की बात गलत है। वो कह रहे थे कि जो SC/ST रिजर्वेशन है उसका वर्गीकरण अनुचित है। वो तमाम बातें वो कह रहे थे, और वो ऐसे कह रहे थे जिसमें कि लगता यही था कि सरकार के साथ समरसता जो है वो बैठा नहीं पा रही है। जनता दल यूनाइटेड मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन इन सब में लग यही रहा था कि थोड़ी दूरी तो बन रही है, पर हासिल क्या हो रहा है। पर आखिर में एक ऐसी बात हो गई जिसको कहने के बाद हासिल भी हो गया। हुआ यूं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें आखिरकार हमारी पार्टी किस तरफ दिखना चाहेगी। जाहिर है भारत की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो फिलिस्तीन के साथ रहता है, फिलिस्तीन के संघर्ष को वो समर्थन करता है। लेकिन आज की तारीख में आप जानते हैं हमारी सरकार, ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, वो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके काफ़ी करीब भी हैं, और हम इजराइलियों के साथ भी हैं। और हमने इजराइलियों के साथ रह कर के, और हमने रशिया से तेल भी खरीदा, जो कि इस पूरे प्रकरण में जो कि दूसरा वॉर चल रहा है यूक्रेन और वहाँ आप जानते हैं रूस का, उस दौरान तो हमने अपनी डिप्लोमेसी कुछ इस तरह से अरेंज कर रखी है कि हम हमेशा लाभ में रहें, और हम केवल किसी एक समुदाय के साथ, चाहे वो यूक्रेनियंस हों, रशियंस हों, या मुस्लिम्स हों, या इजरायलीज़ हों, हम वैसे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते हैं। और हमारी जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, वो इस तरह से हम चला रहे हैं। और जाहिर है कि ये केंद्र सरकार का मामला है, अपने तरीके से वो चला रही थी। लेकिन केसी त्यागी ने मांग कर दी कि फ़िलिस्तीन का पक्ष लीजिए। उनकी बैठक हुई, उसमें ज़्यादातर वो नेता थे जो कि
इंडिया गठबंधन वाले नेता थे, उनके साथ बैठक की और फिर उन्होंने बयान दिया कि केंद्र सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि वो आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़ी दिखाई पड़े, फिलिस्तीनियों के साथ दिखना चाहिए, और जो आर्म्स, हथगोले, इस तरह की चीज़ें हम अगर सप्लाई करते हैं तो तुरंत रोक ली जानी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट था ये थोड़ा ज़्यादा था, और वो कूटनीति जिसकी बात मैं कह रहा था कि वो अपने तरीके से सरकार चलाती रहती है, उसमें अमूमन पार्टियां घुसती नहीं हैं। देखिए क्या होता है कि आप जब गठबंधन में होते हैं तो बहुत से मुद्दे मेल वाले होते हैं, बहुत से मुद्दे बेमेल वाले होते हैं, तो आप बेमेल वाले मुद्दों को छूते नहीं हैं, वो पर्दे में ही रहे। अब जैसे 370 पर जिस तरह से राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टियां हैं, अलग अलग विचार हैं। फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं 370 रहे, राहुल गांधी की पार्टी नहीं चाहती है, लेकिन गठबंधन किया, उस बारे में बात नहीं की। पर यहाँ पर क्यों बात किया केसी त्यागी ने, जबकि सरकार किसी तरह से मैनेज कर कर चल रही है। इजराइल के साथ वो ज़्यादा दिखना चाहती है, वो दिख रही है, क्योंकि उसकी डिप्लोमेसी के लिए फ़िलहाल यही सूट करता है, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी सूट करता है। लेकिन फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होकर के क्या केसी त्यागी मुसलमानों को देश में जो है उनको संदेश दे रहे थे, ये शक पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लोग जो कि निगाहें रखते हैं अपने सहयोगियों पर, उनके मन में ये बात ज़रूर आई होगी। और अगर आप फ़िलिस्तीन की बात करते हैं तो भारतीय मुसलमानों के लिए ये मुद्दा कितना अजीज़ है, कितना प्रिय है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसका मतलब आप जो भारतीय मुसलमान वोटर है, ख़ास तौर पर बिहार का, उसको आप संदेश दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं। क्या ये कहने की कोशिश थी? केसी त्यागी को इस्तीफा देना पड़ा प्रवक्ता के पद से, त्यागी जी को त्याग करना पड़ा, मुख्य प्रवक्ता थे, बड़ा पद, त्याग करना पड़ा, और उसके बाद से मीडिया के सामने नहीं आए हैं। लेकिन संदेश समझिए, ये त्याग किसके लिए हुआ? मुस्लिम वोट बैंक के लिए हुआ। आखिरकार अपना पद क्यों गंवाना पड़ा? मुस्लिम वोट बैंक के लिए गंवाना पड़ा, फिलिस्तीन की बात करते हुए गंवाना पड़ा। पहले किस बात के लिए हुआ था? अशोक चौधरी वाला मामला, अति पिछड़ा के लिए। दूसरा किसके लिए हुआ? मुस्लिम समुदाय के लिए। ये दोनों वोट बैंक हैं किसके? ये दोनों वोट बैंक लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की जो राजनीति है अति पिछड़ा अकलियतों की, ये वहीं के तो हैं। और ऐसे में अगर इन दोनों वर्गों को साध रही है जनता दल यूनाइटेड, तो वो क्या करने जा रही है? वो क्या कुछ तैयारी कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के जो सिमिलर वोट बैंक्स हैं, उन दोनों को अगर संदेश दिया जा रहा है तो ये एक आने वाले दिनों में आकार ले रहे संयोग का संकेत है। वो संयोग जो कि पहले भी देखा जा चुका है। 17 महीने की सरकार चला चुके हैं डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार। आखिरकार उन मुद्दों को हवा दी जा रही है जो सूट आरजेडी को करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कास्ट सेंसस पर दोनों के व्यूज़ मिलते हैं। आपको याद होगा वो दिन कैसे तेजस्वी और नीतीश कुमार डेलीगेशन लेकर बिहार से पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के दफ्तर, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हमारी जातीय जनगणना हो रही है, आप जनगणना करवाइए। उन्होंने जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी जारी की। बिहार में ही जातीय जनगणना हुई, हालांकि उसे जनगणना कम और सर्वे कहा जाता है, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार तो आप जानते हैं केंद्र को ही होता है। लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर उठाए जा रहे हैं जो कि जातीय गुणागणित के आसपास राजनीति को लेके जाते हैं, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। और अगर वो पक रहा है तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कुछ वैसा सोच रहे हैं जिसके बारे में वो जाने जाते हैं? मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो अपने मित्र बदलते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार कुछ तैयारी कर रहे हैं? अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो संकेत है इन दोनों घटनाक्रमों से, एक तरफ अति पिछड़ा की बात, दूसरी तरफ अकलियत की बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू फिर से हाथ मिलाने वाले हैं? जनता दल यूनाइटेड को कहीं आने वाले दिनों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों का इंतजार तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर उन्हें पता है कि नतीजे बहुत माकूल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह का संयोग बनता नहीं दिख रहा है। होने को राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पर अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें आती हैं
तो हालात क्या रह जाएंगे। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और झारखंड भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। चमत्कार फिर भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर जीत सकती है, लेकिन जो लगता है राजनीति को कवर करने वालों को, उसमें अगर मान लीजिए कि थोड़ी स्थिति गड़बड़ होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसमें कि उनके वोट बैंक के पास उचित संदेश जाए। कास्ट सेंसस का सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से एड्रेस नहीं करती है, अगर वो जातीय जनगणना नहीं कराती है, तो क्या करेगी जनता दल यूनाइटेड। अगर, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या वो कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगी, और अगर इस तरह की बात है तो क्या उसकी तैयारी हो रही है। इन दोनों घटनाक्रमों में हम क्या देख रहे हैं, जब एक अशोक चौधरी और दूसरे केसी त्यागी अपने अपने तरीके से उस वोट बैंक को एड्रेस करते हैं, जो वोट बैंक दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट बैंक वोट करता है, या फिर उनके लिए तभी वोट करता है, खासतौर पर अति पिछड़ा, जब जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार उन्हें कहते हैं मुसलमान तो आप जानते हैं वो कभी वोट नहीं भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। तो अगर इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है, अगर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वो 2015 का संयोग बनाया जा रहा है। 2015 का संयोग याद कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ में कांग्रेस भी, और उस तरह की जो जीत हुई थी वो बैकवर्ड फॉरवर्ड राजनीति के आधार पर हुई थी। वो इस आधार पर हुई थी कि आरक्षण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा वो बयान जो उस वक्त मोहन भागवत ने दे दिया था। बाद में मोहन भागवत ने बहुत जमकर कहा कि आरक्षण ज़रूरी है, लेकिन हर बार वो कोट कर दी जाती है। और इसी उहापोह के बीच अब बिहार की जो राजनीति है उसमें ज़बरदस्त चर्चा इस बात की है कि कहीं उठापटक की तैयारी फिर से तो नहीं हो गई है, और सबको इंतज़ार है कि कास्ट सेंसस पर भारतीय जनता पार्टी आखिरकार जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड लेती है। और अगर स्टैंड माकूल नहीं हुआ तो फिर आने वाले 3-4 महीनों में आप बहुत कुछ होता देख सकते हैं, बहुत कुछ जो सिर्फ बिहार की सियासत को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि बहुत कुछ जो कि शायद केंद्र की सियासत को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आखिरकार ये जो मुद्दे उठाए गए इस पर आपकी क्या राय है, और ये भी बताइए कि अगर जातीय जनगणना का सवाल है वो इतना अहम है, तो फिर क्या उस पर देश की राजनीति को बदल देने का मादा भी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।